नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा से। भोपाल से सटे हुए विदिशा में एक बस हादसे में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। यात्रियों से भरी ये बस शमशाबाद के पास सपर नदी में गिर गई, जिससे यह हादसा हुआ। सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि बस में 30 से 40 यात्री सवार थे। तेज रफ्तार थी, बस का संतुलन बिगड़ा और उसके बाद ये बस गिर गई, नदी में गिरी है। 10 शव अभी तक निकाले जा चुके हैं। 30 से 40 यात्री बताए जा रहे हैं। भोपाल के पास विदिशा में ये भीषण बस हादसा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीर जो प्राप्त हुई है वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इस नदी में ये बस गिरी थी और क्रेन की मदद से तो बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन बस में जितने भी यात्री सवार थे उनमें से 10 शव बरामद हो पाए हैं और बाकी सब शव जो हैं उनकी तलाश की जा रही है। क्या ये शव बह चुके हैं? क्या ये शव वहीं पर हैं? क्या कुछ लोग तैरकर बाहर निकल चुके हैं या कुछ लोग जान बचाने में कामयाब रहे हैं? इस बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। फिलहाल बस में सवार 10 लोगों के शव मिल चुके हैं और 30 से ज़्यादा लोग, ऐसा बताया जा रहा था कि 30 से 40 लोग इस बस में सवार थे, तो उन लोगों की तलाश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। खबर पाकिस्तान की साजिश की है। पीओके में चोट खाने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट अब उसकी नई साजिशों की शक्ल में बेनकाब हो रही है। पाकिस्तान की 4 चाल का खुलासा हुआ है, जहां कहीं कबूतर पकड़ा गया है तो कहीं पाकिस्तानी बोट तो कहीं एक संदिग्ध। हिंदुस्तान के जांबाज इसी बौखलाहट का नतीजा सामने आ रहा है, उसकी नई साजिशों में और नई चाल में। साजिश जमीन से। बाड़मेर से हिरासत में संदिग्ध युवक। साजिश जल से। पोरबंदर के पास कब्जे में पाकिस्तानी बोट। साजिश आसमान से। पंजाब में पकड़ा गया नापाक कबूतर। साजिश हवा से। पठानकोट में गिरे धमकी भरे गुब्बारे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान में फिर से चली है 4 चाल। जल से, जमीन से और आसमान से। और हर बार की तरह इस बार भी नापाक पड़ोसी की साजिश बेनकाब हो चुकी है। गुजरात में पोरबंदर के पास भारतीय समुद्री सीमा के भीतर कोस्ट गार्ड ने एक पाकिस्तानी बोट को कब्जे में लिया है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तानी बोट से 9 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ जारी है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद गुजरात में एक और जहां जमीन पर बीएसएफ तैनात है तो वहीं दूसरी ओर पानी में मरीन पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे में पाकिस्तानी बोट का पकड़े जाना खतरे का सिग्नल हो सकता है। आसमान के रास्ते पाकिस्तान की तरफ से फिर एक कबूतर को पकड़ा गया है, जिसके साथ उर्दू में लिखी चिट्ठी भी है। यह कबूतर पंजाब के ठिंडा पोस्ट पर मिला है और चिट्ठी में लिखा है, मोदी जी, पाकिस्तान का हर बच्चा लड़ने के लिए तैयार है। हवा से एक और हवाई धमकी बेनकाब हुई है। पाकिस्तान से आए हर एक गुब्बारे में भारत के लिए धमकी है। लिखा है, भारत हमारे साथ जंग नहीं लड़ सकता है, हमले का बदला लेंगे।
बाड़मेर में भी भारत पाक सीमा के पास तलाब बॉर्डर से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। गुरुवार रात करीब 12:39 पर पाकिस्तान का टोही विमान धीमी चाल चलता हुआ दिखाई दिया, जो कुछ देर नजर आने के बाद वापस पाकिस्तान की सीमा में लौट गया। इसी इलाके में घूमता हुआ एक संदिग्ध युवक भी पकड़ा गया है, जिसे सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। चौटन थाना क्षेत्र में धनाऊ में एक संदिग्ध पकड़ा है, जिसने अपना नाम पता अभी बताया नहीं है। वैसे मूल रूप से वो बता रहा है कि मैं फाजिल्का पंजाब का रहने वाला हूँ, और कोई सूचना उसने अभी रिवील नहीं की। उसकी जीआईसी सभी एजेंसियों से कराई जाएगी और जैसे ही हालात होंगे उसके बाद कार्रवाई की। पीओके में चोट खाने के बाद पाकिस्तान बदले की आग में चल रहा है। शायद इसी आग को हवा देने के लिए पड़ोसी नापाक चाले भी चल रहा है। बाड़मेर में दिनेश, पठानकोट से सत्येंद्र चौहान और अहमदाबाद से गोपी खांखर के साथ आज तक ब्यूरो। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर जुबानी हमला बोला है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि भारत की ताकत को दुनिया पहचानती है, लेकिन भारत साम्राज्यवादी शक्ति नहीं है, इसलिए कभी पहला हमला हमने नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न दुश्मन का नाम लिया न उसका जिक्र किया, लेकिन फिर भी निशाना सटीक लगा। भारत को उदार, सहिष्णु और बलिदानी बताते हुए पाकिस्तान पर मोदी ने इशारों वाली मिसाइल दाग दी। यह देश कभी जमीन का भूखा नहीं रहा है। इस देश ने कभी भी दुनिया में कहीं आक्रमण नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी और के लिए 1.5 लाख से ज्यादा हमारे जवान प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हो गए। 1.5 लाख संख्या कम नहीं होती। सच है कि भारत साम्राज्यवादी ताकत नहीं, वरना पाकिस्तान भारत के हिस्से का कश्मीर कब्जाए न बैठा होता। मोदी ने भारत के जिम्मेदार बर्ताव का हवाला देते हुए कहा कि मानवता में यकीन रखने के चलते ही भारत ने दुनिया के दिल में जगह बनाई है। ये बात प्रधानमंत्री ने दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र के उद्घाटन के मौके पर कहा। मोदी ने अपने संबोधन में यह भी बोला कि ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदला जा सकता है। भारत के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय को सिर्फ संख्या के रूप में नहीं, अगर शक्ति के रूप में देखें तो ये ब्रेन ड्रेन की हमारी जो चिंता थी, इसको ब्रेन गेन में कन्वर्ट किया जा सकता है। विश्व का भारत के प्रति जिज्ञासा बढ़ी है, विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मोदी ने इसी मंच से गांधी को याद करते हुए प्रवासी भारतीयों की ताकत याद दिलाई। उन्होंने कहा कि गांधी भारत से बाहर तो गए, लेकिन देश की पुकार पर लौटे भी। भारत और भारतवंशियों की ताकत पर मोदी ने कहा कि न कभी भारत ने किसी पर आक्रमण किया, न ही प्रवासी भारतीय दूसरे देशों में सत्ता और कानून के लिए अड़चन बने। आज तक ब्यूरो। पटना हाईकोर्ट के आदेश के 24 घंटे बाद नीतीश सरकार ने फिर से बिहार में शराबबंदी पर नया कानून लागू कर दिया है। आज से प्रभावी इस कानून में सजा के लिए पहले से कहीं ज्यादा कठोर प्रावधान है। शराबबंदी कानून पर जहां नीतीश अपने तर्क पेश कर रहे हैं, तो बीजेपी इसे तुगलकी फरमान बता रही है। पटना हाईकोर्ट से शराबबंदी कानून को रद्द किए जाने के ठीक 2 दिन बाद नीतीश सरकार ने बिहार में नया शराबबंदी कानून लागू कर दिया है। गांधी जयंती के दिन से लागू शराबबंदी कानून को सरकार ने पहले से और कहीं सख्त कर दिया है। बापू के विचारों को हम धरती पर उतारना चाहते हैं, इसलिए उनके जन्मदिन गांधी जयंती से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता था, इसलिए हमने चुना। नए कानून के तहत घर में शराब मिलने पर यह बताना होगा कि शराब लाने वाला कौन है। जानकारी नहीं देने पर घर के मालिक को कम से कम 8 साल की सजा होगी, बाद में जिसे बढ़ाकर 10 साल तक किया जा सकता है। साथ ही 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना होगा। नए कानून के मुताबिक महिलाओं को शराब के धंधे में लगाने पर आजीवन कारावास और 18 साल से कम उम्र के बच्चे को शराब के धंधे में लगाने पर कम से कम
10 साल की सजा होगी। किसी गांव में शराबबंदी कानून का उल्लंघन होने पर डीएम के पास उस गांव पर सामूहिक जुर्माना लगाने का भी अधिकार होगा। पटना हाईकोर्ट के शराबबंदी पर फैसले के 48 घंटे के अंदर बिहार सरकार ने बिहार में एक बार फिर शराबबंदी लागू कर दी है और इस बार दिन चुना है गांधी जयंती का। जन चेतना और सख्त कानून के जरिए सरकार हर कीमत पर बिहार में शराबबंदी लागू करने जा रही है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू करने के पीछे अब जरा नीतीश का तर्क भी सुन लीजिए। शराबबंदी लागू करने से सरकार को बड़ा घाटा हुआ, 5,000 करोड़ का घाटा हुआ। मैं उनसे कहता हूं उनकी सरकार को 5,000 करोड़ आता था, लेकिन सब लोग तो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा कमाते थे शराब पर। अब तो लोगों का 10,000 करोड़ रुपया बचेगा, वो बिहार का ही पैसा बचेगा। नीतीश के दावे के बीच बीजेपी नए कानून को तालिबानी फरमान बता रही है। नीतीश कुमार जी अनावश्यक भ्रम पैदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी घोषणा किया है कि हम शराबबंदी के पक्ष में, लेकिन शराबबंदी के नाम पर जिस प्रकार के तालिबानी कानून लाए गए उन कानूनों के कुछ प्रावधानों का हम विरोध कर रहे हैं। नीतीश सरकार की माने तो शराबबंदी पर जारी अधिसूचना पर अदालत के किसी आदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं यह कानून लोगों को परेशान करने वाला कानून न बन जाए। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। नीतीश शराबबंदी लागू करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें शराबबंदी के तर्क देने के दौरान क्या हो रहा है। ये 3 तस्वीरें हैं, गौर से देखिए। पूरे बिहार की नज़र शराबबंदी कानून को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश पर टिकी है। इनके मंत्री शराबबंदी कानून में रुचि या दिलचस्पी को देखकर सहज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ये लोग अलर्ट। नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी को लागू करने के बाद पत्रकारों से रूबरू होकर नए कानून की जानकारी दे रहे हैं, तो दूसरी ओर मद्य निषेध विभाग के मंत्री अब्दुल जलील मस्तान बेखबर गहरी नींद में सो रहे थे। साथ ही मंत्री अशोक चौधरी भी नींद में थे। अशोक चौधरी और अब्दुल मन्नान दोनों जो कुछ गांव नींद में थे, उन्हें नीतीश की बात से कोई लेना देना नहीं था। दिल्ली के मयूर विहार के एक पॉश अपार्टमेंट में कल शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक पूर्व पायलट के फ्लैट से गोलियों की आवाज सुनाई दी। बताया जा रहा है कि पत्नी और बेटी से कहासुनी के बाद AK सिंह ने अचानक से अपनी रिवॉल्वर से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में पत्नी और बेटी तो बाल बाल बच गई, लेकिन खुद को उन्होंने गोली मार ली। दिल्ली के मयूर विहार में मौजूद पॉश माविला अपार्टमेंट शनिवार शाम अचानक गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। सोसाइटी में रहने वाले लोग तब सन्न रह गए जब उन्हें रिटायर्ड पायलट AK सिंह के घर से गोलियों की आवाज सुनाई दी। बताया जा रहा है कि बेटी और पत्नी से कहासुनी के बाद रिटायर्ड पायलट ने अपनी लाइसेंस से रिवॉल्वर निकाल ली और फिर दोनों पर फायरिंग शुरू कर दी। रिटायर्ड पायलट की पत्नी और बेटी किसी तरह जान बचाकर फ्लैट से भागने में तो कामयाब हो गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद AK सिंह ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बहुत मीठे, बहुत मृदुल स्वभाव के थे, पटना के थे, ठाकुर फैमिली थी, वेल टू डू फैमिली, और मैं तो ताज्जुब कर गया कि ये वही रिवॉल्वर है जिससे रिटायर्ड पायलट ने पहले बेटी और पत्नी पर फायरिंग की और फिर बाद में खुद को गोली मार दी। दिल्ली के पांडव नगर इलाके के एक हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट में अचानक चली गोलियों की आवाज़ से लोग सन्न रह गए। दरअसल इसी माविला अपार्टमेंट में रहने वाले रिटायर्ड पायलट AK सिंह ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पड़ोसियों के मुताबिक रिटायर्ड पायलट की पत्नी और बेटी एक दिन पहले ही जर्मनी से लौटे थे। घर के ड्राइवर की माने तो AK सिंह पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में थे और बात बात पर चिढ़ जाते थे। थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता था बीमारी की वजह से। हाँ, अभी भी टेबलेट काफी रखा हुआ है। दिन में 20-25 टेबलेट खाते रहते थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से रिटायर्ड पायलट ने ऐसा कदम उठाया। दीपक डालमिया के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली, आज तक।
ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंच चुकी हैं, इस वक्त बोल रही हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं सफाई doing what you do with all your sincere commitment. Thank you, Mr. Puri, and to the India Today group for inviting me today. Thank you for inviting me today to do the honors. After our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, did so last year in your inaugural Safaigiri Awards. I think this is a wonderful step to actually felicitate people working in the direction, and kudos to you, sir. Choti muh badi baat, but kudos to the entire team for tirelessly doing what you do. This privilege and pleasure today is all mine. I'd like to congratulate and applaud all the recipients of the awards this evening for your sincere efforts, and I remind us all, as I appeal to you, let's keep our country clean. Jai Hind, and thank you to all the singers for giving us your time today so selflessly and entertaining us. Thank you. God bless.